फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग सीखने वाले क्या है कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। इससे पहले हम लोग सीखे थे कि श्रेणी क्रम समूहन संयोजन जो भी है वो किस प्रकार से होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये सभी चीज़ें के बारे में हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। तो ध्यान से आप देखिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह जो है बस समझने का तरीका होना चाहिए और समझाने का तरीका होना चाहिए। सब कुछ आसान है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक के मतलब कोई दो प्रतिरोधक है या दो से अधिक भी हो सकता है, 5 10 20 50 जो भी, ठीक है। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के एक सिरे को, मतलब बहुत सारा प्रतिरोधक है, उसका एक सिरा जो है एक साथ जोड़ देंगे और दूसरा सिरा दूसरे सिरे के साथ जोड़ देंगे। तो वही बोला है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक के एक सिरे को एक साथ एवं दूसरे सिरों को एक साथ जोड़कर प्रतिरोधकों का संयोजन किया जाता है, तब प्रतिरोधक के इस संयोजन को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बहुत बड़ा लगा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। याद करेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक होना चाहिए और उसका जो एक सिरा, हर कोई प्रतिरोधक में दो सिरा होता है और उन दोनों सिरों में पहला सिरा को पहला सिरा की ओर जोड़ देंगे और दूसरा प्रतिरोध मतलब कि दूसरा सिरा को दूसरे सिरे की ओर जोड़ देंगे। जैसे इस तरह से जोड़ा, तीन प्रतिरोधक लिए R1 R2 और R3। तो ये जो है ए वाला पार्ट है, ये पहला सिरा है सबका, एक साथ जोड़ दिए, और ये दूसरा सिरा है जो बी बिंदु पर जोड़ दिए। ऐसे ही करना है बस। तो वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे के साथ जोड़ा जाता है और जोड़ कर आने की जो संयोजन किया जाता है, तब प्रतिरोधक के इस संयोजन को हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अब देखेंगे क्या कि यहाँ देखिए, ये बैटरी लिए ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इससे इधर धारा प्रवाहित हो रहा है और इधर धारा प्रवाहित हो रहा है, इधर निकलेगा। लेकिन क्या इन तीनों प्रतिरोधकों में धारा से भी प्रवाहित होगा? नहीं, बढ़ जाएगा। I1 धारा मान लिया जाए R1 से प्रवाहित होगा, R2 से I2 धारा प्रवाहित होगा और R3 से I3 धारा प्रवाहित होगा। इस तरह से प्रवाहित हो सकता है। और A से B तक कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है? तो भी उत्पन्न हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, माना कि बिंदु बी ए से ए एवं बी के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ? तो बीच भी विभवांतर भी है। इसको लिख सकते हैं जैसे कि बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना विभवांतर है? तो भी है। और उसके बाद जितने भी प्रतिरोध लगे हैं वो किन दो बिंदुओं के बीच लगा हुआ? तो बिंदु ए और बी के बीच तीनों प्रतिरोध लगा है। तो लिखेंगे और तीनों प्रतिरोध बिंदु ए एवं बी के बीच जुड़ा है। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर विभवांतर भी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि दो ही बिंदु के बीच दोनों मतलब जितने भी प्रतिरोध जुड़े। लेकिन श्रेणी क्रम में हम लोग देख रहे थे मतलब कि अलग अलग बिंदु के बीच जुड़ा हुआ था सभी प्रतिरोध। तो इसमें विभवांतर जो है सभी मानी कि कॉमन हो गया कि भी। तो उस समय विभवांतर भी नहीं था, मतलब कि उसमें सभी प्रतिरोध के बीच V1 V2 V3 था। लेकिन इसमें विभवांतर दो ही बिंदुओं के बीच जब जुटा है तो इसमें विभवांतर कितना है? भी है। तो ओम के नियम में से उधर भी चले थे, मतलब श्रेणी क्रम समूहन में भी, और इसमें भी चलेंगे। तो लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम लोग उस समय लिखे थे V बराबर IR। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? I बराबर V बटा R। तो ओम के नियम से अब की बार V बराबर IR ना लिखकर हम लिखेंगे I बराबर V बटा R। तो इसको अपनाएंगे और यहाँ पर इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि R जो है मान लिया जाए समतुल्य है, तो इसमें प्रतिरोध जो है इसमें एक ही दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R1। इसमें जैसे कि तीन बार मतलब कि तीन प्रतिरोध है, तो तीनों में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस कारण से हम क्या लिखें? I1 बराबर V बटा R1। I1 बराबर V बटा R1। और दूसरा क्या लिखेंगे? I2 बराबर V बटा R2।
I2 बराबर V बटा R2। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, I3 बराबर V बटा R3। I3 बराबर V बटा R3, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पर मान लें कि इसमें जो है विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो अलग अलग प्रतिरोध है तो अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो पहला प्रतिरोध में I1, दूसरा प्रतिरोध में I2 और तीसरा प्रतिरोधक में I3 प्रतिरोध मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अगर मान ले हम कि यहाँ से I मतलब कि बिंदु A से बिंदु B तक कुल धारा मान लिया जाए, बिंदु सिरा A से सिरा B तक कुल विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है मान लिया जाए, I प्रवाहित हो रहा है, इसको मान लेते हैं। तो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिरा 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 ए, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रतिरोधक I और प्रतिरोधक R1 R2 R3 से विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। जैसे लिख सकते हैं मान होता है प्रवाहित होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कि इधर से A से 20 तक जो है कुल प्रतिरोधक मतलब कि R1 R2 R3 में कुल विद्युत धारा जो है कितना मतलब कि प्रवाहित हो रहा है, तो I प्रवाहित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों के विद्युत धारा को जोड़कर है, मतलब R1 में I1 विद्युत धारा, R2 में I2, R3 में I3, मतलब तीनों प्रतिरोधकों में जितना विद्युत धारा बह रहा है उसके कुल बराबर में कितना है, I बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और प्लस I3, इसका मान रख देंगे। तो I बराबर क्या हो गया, I1 बराबर V बटा R1 और प्लस V बटा R2 और प्लस V बटा R3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें देखिए V कॉमन है तो I बराबर लिख सकते हैं V कॉमन, तो 1 बटा R1 और प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें जो है यहाँ पर अगर हम इसमें जितना भी है मतलब कि पहला प्रतिरोधक में R1 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोधक का यानी कि प्रतिरोध जो R1 है ये R2 R3 है, तो इसका समतुल प्रतिरोध मान ले, समतुल प्रतिरोधक क्या होगा, तो इसके हिसाब से मान ले तो इसे लिखेंगे माना कि R1 R2 R3 का समतुल प्रतिरोध Rp है, कितना है Rp है। तो अगर हम समतुल प्रतिरोध Rp मान लिए तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं नियम से। तो यहाँ पर क्या हो गया ओम के नियम से, तो V बराबर I बराबर मानते हैं क्योंकि इसमें I लिए थे, तो I बराबर V बटा Rp, ठीक है। यहाँ पर I बराबर यहाँ पर लिख देते हैं इसका I बराबर V बटा Rp, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो देखिए इसमें समीकरण 1 में LHS बराबर है और समीकरण 2 में भी LHS बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर से लिख लेंगे इस तरह से, समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कितना, समीकरण 1 है I बराबर V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3, और दूसरा समीकरण क्या है, I बराबर कितना है V बटा मान रख रहे हैं Rp, और इधर हो गया कितना V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3, ठीक है। तो ये V से V खत्म, तो फाइनली होगा 1 बटा Rp और बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3, ठीक है। अगर आपको ये हो गया समतुल प्रतिरोध मतलब इस तरह से मान निकाल देंगे और उलट देंगे, यानी कि Rp बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली ये 3 प्रतिरोधक रहेगा तब, तो R1 इंटू R2 और प्लस इंटू R3, तो इसमें R1 है तो 2 गुणन है R2 अब इंटू R3 प्लस इसमें R1 इंटू R3 प्लस इसमें R1 इंटू R2, ये हो गया समतुल प्रतिरोध। ये हो गया क्या, समतुल प्रतिरोध, क्योंकि इसका कैलकुलेशन किए R1 R2 R3 हो गया LCM, उसके बाद इसमें R1 है तो क्या नहीं, तो R2 और R3 नहीं तो गुना किए,
प्लस आगे बढ़े, इसमें R2 है तो दो चीज़ नहीं, R1 और R2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो R1 इंटू R3। फिर आगे बढ़े प्लस, इसमें R3 है लेकिन R1 और R2 नहीं, तो R1 R2 से गुना हो गया। ये हो गया समतुल प्रतिरोध। ये तीन मतलब कि फाइनली हम इसको याद रखेंगे, बस मान रख देंगे, उसके बाद पलट देंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या किए, यानी कि सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि विद्युत धारा 3 प्रतिरोधक को जोड़े, R1 R2 और R3 है। इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, I1 I2 और I3। तो माना कि बिंदु A एवं B के बीच विभवांतर कितना है, B है। यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर उत्पन्न होगा B है। और तीनों प्रतिरोधक बिंदु A एवं B के बीच जुड़ा है, बिंदु A एवं B के बीच जुड़ा है। देखिए 1 2 3 है, A और B के बीच जुड़ा है। तो कहाँ से चले, ओम के नियम से। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हुए ये समांतर या क्रम या पार्श्व क्रम का जो संयोजन है इस तरह से कर लिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और किस तरह से फार्मूला साबित किया जाता है आप साबित भी करना सीख चुके होंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।